नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और हमेशा के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपनी मशीन पे उसको ट्राई कर सकें। चलिए समझते हैं स्टैटिक को। स्टैटिक क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक इंग्लिश शब्द का मतलब होता है कोई चीज अगर कांस्टेंट रहे, सेम रहे, ठीक है, तो वो स्टैटिक है। और यही चीज अगर जावास्क्रिप्ट में क्लासेस के अंडर में आ जाओ, तो अगर आप किसी फंक्शन या प्रॉपर्टी को स्टैटिक कहते हैं तो वो हर इंस्टेंस के लिए, एक क्लास के कितने भी इंस्टेंस आप बनाए, वो सेम ही रहती है। हर एक इंस्टेंस को अलग नहीं मिलेगी, हर इंस्टेंस को सेम ही मिलेगी। तो एक कॉमन फंक्शन, कॉमन प्रॉपर्टी जो सारे इंस्टेंस शेयर करते हैं, वो स्टैटिक बनाता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, उससे ज्यादा समझ आएगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, स्टैटिक फंक्शन प्रॉपर्टीज हर इंस्टेंस के लिए सेम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि स्टैटिक फंक्शन प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टेंस बनाने की भी जरूरत नहीं है। न्यू कीवर्ड जो हम लिखते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। बगैर न्यू कीवर्ड लिखे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। तो आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे काउंटर की, पहले नॉन स्टैटिक और फिर उसके बाद स्टैटिक, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके। तो सब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पे आए क्लासेस, और यहाँ पे हमने बनाया अब स्टैटिक डॉट जेएस बनाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास काउंटर, और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर दोस्तों मैं बनाता हूँ दिस डॉट काउंटर। एक मैंने काउंटर सी कर देते हैं, काउंटर इक्वल टू 0। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है इस काउंटर क्लास के अंदर जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ इंक्रीमेंट। और ये इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट मेथड यहाँ पे हमारे काउंटर को की वैल्यू बढ़ाता है, और कंसोल लॉग में हम इसको प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सिंपल काउंटर इज, और यहाँ पे दिस डॉट काउंटर को प्रिंट कर देते हैं। तो एक सिंपल सी क्लास है काउंटर की, इसमें एक प्रॉपर्टी है दिस डॉट काउंटर, और यहाँ पे इंक्रीमेंट मेथड है जो कि उस काउंटर की वैल्यू को बढ़ा रहा है और उसको प्रिंट कर दे रहा है बढ़ाने के। ठीक है, तो अब इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, कॉन्स्ट काउंटर इंस्टेंस 1 इक्वल्स टू, कैसे बनाते हैं, न्यू काउंटर। इसका एक इंस्टेंस बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू काउंटर। ठीक है, तो ये न्यू काउंटर जब कॉल हुआ तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दिस डॉट काउंटर की वैल्यू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस काउंटर इंस्टेंस 1 के ऊपर इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करते हैं एक बार। तो देखते हैं, इसको चला के देखते हैं क्या होगा। कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा, टर्मिनल में आइएगा, टर्मिनल में लिखिए नोड, फाइल मैंने क्लासेस फोल्डर के अंदर बनाई हुई है स्लैश स्टैटिक डॉट जेएस। तो क्या हुआ, सिंपल काउंटर इज 1, क्योंकि ये मेथड एक बार कॉल हुआ, इसने यहाँ पे गया दिस काउंटर को 0 से 1 किया। काउंटर प्लस प्लस क्या करता है, इसको इंक्रीमेंट कर देता है 1 से। सिंपल काउंटर इज, सिंपल काउंटर इज यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। चलिए अब इसको दूसरी बार कॉल करते हैं, काउंटर इंस्टेंट 1 डॉट, इसको एक बार और इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा, तब ये पहले 2 बार कॉल हुआ ये मेथड, तो पहले इसने इसकी वैल्यू 1 कर दी, प्रिंट कर दिया, फिर वैल्यू 2 कर दी, फिर दोबारा प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई इसकी। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब इसका दूसरा इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इसका मैंने बनाया अब इंस्टेंस, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं, ये इंस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। तो इसका नाम लिखते हैं 2, काउंटर इंस्टेंस 2 इक्वल टू न्यू काउंटर। ठीक है, और काउंटर इंस्टेंस 2 के ऊपर भी हम इंक्रीमेंट कॉल करते हैं। ठीक है, जब हम इस पे इंक्रीमेंट कॉल करेंगे, और 2 बार कॉल करते हैं इस पे भी, तो और कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा, अब चलाइएगा। तो अब क्या होता है दोस्तों, पहले ये वाला इंस्टेंस का इंक्रीमेंट कॉल होता है, और काउंटर की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देता है, काउंटर को 1 करके प्रिंट कर देता है 1। ठीक है, फिर हम उसको सेकेंड बार कॉल करते हैं उसी पे, अब काउंटर की वैल्यू वैल्यू 1 है, तो 1 की वो 2 कर देता है, हमें प्रिंट कर देता है 2। ठीक है, ये भी समझ आ गया। लेकिन जब हम नया इंस्टेंस बनाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, अब
इस इंस्टेंस के लिए काउंटर की वैल्यू दोबारा से 0 स्टार्ट होती है। ठीक है, ये वेरिएबल शेयर नहीं हो रहा इन दोनों इंस्टेंस में। काउंटर इंस्टेंस 1 को ये अपना मिला हुआ है और काउंटर इंस्टेंस 2 को भी ये अपना मिला हुआ है, इसीलिए यहां पे जब मैंने इंक्रीमेंट कॉल हुआ, ये दोबारा 1 से स्टार्ट हुआ और फिर इसने 2 कर दिया इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग है, इस काउंटर की वैल्यू। ठीक है, ये जो काउंटर हमने प्रॉपर्टी बनाई है, इसका वेरिएबल भी कह सकते हैं, ये जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू दोनों इंस्टेंस के लिए 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि दोनों इंस्टेंस के लिए अपना ये प्राइवेट वेरिएबल मिला है, क्योंकि उन दोनों का अपना अपना है। ठीक है, तो अब स्टैटिक का इस्तेमाल तब होता है जब आप इसको फॉर एग्जांपल कॉमन बनाना चाहें, दोनों इंस्टेंस के लिए, 1 के लिए भी 2 के लिए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास, उसमें लिखते हैं हम काउंटर विद स्टैटिक। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं इंस्टेड की मैं इसको लिखूंगा दिस डॉट काउंटर इक्वल 0, मैं लिखता हूं स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, स्टैटिक काउंटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने काउंटर बना दिया जिसकी वैल्यू 0 है और ये स्टैटिक है। अब मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट फंक्शन बनाता हूं, जैसे मैंने पहले बनाया था, इंक्रीमेंट फंक्शन बना दिया। और इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने इसको प्लस करना, ऐड करना है इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया था दिस डॉट काउंटर प्लस प्लस। यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, इसको एक्सेस करने के लिए मैं इस क्लास का नाम लिखूंगा, दिस नहीं लिखूंगा, दिस इंस्टेंस पे होता है, यहाँ पे तो हम इंस्टेंस बनाते ही नहीं स्टैटिक के अंदर। तो अब क्लास का नाम डॉट काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद उसको कंसोल लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग काउंटर विद स्टैटिक इज, और यहाँ पे लिख देते हैं कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं दिस से एक्सेस, दिस डॉट काउंटर, यहाँ पे तो दिस है ही नहीं, ये तो स्टैटिक है, स्टैटिक में क्या होता है, क्लास का नाम काउंटर विद स्टैटिक डॉट, और अब कौन सा है हमारे पास, काउंटर। ठीक है, इस काउंटर को हमने यहाँ पे एक्सेस कर। चलिए अब इसी चीज को दोबारा करते हैं, यहाँ पे भी 2 इंस्टेंस बनाए थे, अब हम इस क्लास के 2 इंस्टेंस बनाते हैं, कॉन्स्ट काउंटर विद स्टैटिक इंस्टेंस 1 इक्वल्स टू न्यू काउंटर विद स्टैटिक। ठीक है, और यहाँ पे अब इसका काउंटर काउंटर विद स्टैटिक इंस्टेंस 1 डॉट इंक्रीमेंट को कॉल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से 2 बार कॉल कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। अब इस केस में हमने देखा वही चीज हो रही है, पहले 1 हो रहा है फिर 2 हो रहा है। अब हम एक और इंस्टेंस बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी का काउंटर विद स्टैटिक का एक और इंस्टेंस बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं 2। ठीक है, और इस 2 पे अब दोबारा 2 बार इंक्रीमेंट कॉल करते हैं, इंक्रीमेंट कॉल करा, और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट कॉल करा, 2 बार कॉल करा। तो अब जब मैं इसको चलाता हूं तो देखिए क्या फर्क आया, ये इंक्रीमेंट जब चला अब 2 पे तो इसने वैल्यू 3 प्रिंट करी, 1 नहीं प्रिंट करी जैसे पहले हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब हमने ये 2 इंस्टेंस बनाए, ये इन दोनों के लिए ये जो काउंटर है ये सेम वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, एक ही मेमोरी पे पड़ा हुआ है, अलग अलग वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल है। अगर मैं इसको स्टैटिक ना लिखता तो ये दोनों के लिए अलग अलग हो जाता, क्योंकि मैंने स्टैटिक लिख दिया, अब ये इंस्टेंस के ऊपर उठ गया है, इसको इंस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, बगैर इंस्टेंस के एग्जिस्ट करता है। तो जब इसको ये वाला पहले वाले इंस्टेंस ने इंक्रीमेंट किया तो तो ये मान के चलो ये ग्लोबल हो गया। ग्लोबल क्या मतलब, ये एक अपर लेवल पे चला गया। ठीक है, ये क्लास लेवल पे नहीं रहा, ये सबके लिए विजिबल हो गया अभी, सेम वेरिएबल। ठीक है, तो जब इसने इसको इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीमेंट करा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर यहाँ पे करा यहाँ पे 2 हो गई। अब जब इसने करा तो वो सेम ही वेरिएबल था, तो उसकी वैल्यू 2 थी, उसने उसको 3 कर दिया और फिर उसको 4 कर दिया। ठीक है, तो इसलिए 1 2 3 4 होगी, क्योंकि ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो सेम रहते हैं सारे इंस्टेंसेस के लिए। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल जैसे हमने देखा था वो इंस्टेंस स्पेसिफिक होते हैं, उस इंस्टेंस के लिए ही होते हैं, उस इंस्टेंस के अंदर ही उसको चेंज कर सकते हैं, उस इंस्टेंस के अंदर चेंजेस दूसरे इंस्टेंस पे नहीं दिखते।
ठीक है, होप ये चीज क्लियर होगी। इसको चला के देखिएगा, बार बार इंक्रीमेंट को कॉल करके देख लीजिएगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है नॉन स्टैटिक के केस में और स्टैटिक के केस में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक मैं अपनी नॉलेज को पहुंचा सकूं और जो भी मैंने अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है वो फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक फॉर यूटिलिटी मेथड्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक का इस्तेमाल किया वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का या स्टैटिक प्रॉपर्टी का, और हमने देखा कैसे स्टैटिक प्रॉपर्टी सेम रहती है सारे इंस्टेंसेस के लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो लेंगे उसके अंदर हम बनाएंगे एक स्टैटिक यूटिलिटी क्लास, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट्स से हम स्टैटिक बनाते हैं माई मैथ की क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है दोस्तों, हमने इसके अंदर स्टैटिक फंक्शन बनाने, स्टैटिक ऐड, ठीक है, जो कि ए और बी लेता है और हमें क्या कर देता है, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैटिक ऐड का मेथड हो गया। ऐसे ही मैं एक स्टैटिक सब्ट्रैक्ट का मेथड बना देता हूँ, सब्ट्रैक्ट का मेथड, और यहाँ पे मैं करता हूँ ए माइनस बी। तो इसमें और नॉर्मल क्लास में क्या फ़र्क है, यहाँ पे मैं जो नॉर्मल क्लास में मेथड बनाता हूँ मैं, जो नॉन स्टैटिक स्टैटिक होते हैं उनके आगे स्टैटिक नहीं लिखता, लेकिन अगर कोई स्टैटिक मेथड होगा तो उसके आगे मुझे स्टैटिक लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे होता है दोस्तों, जैसे कि हम स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट क्लास का नाम लिख रहे थे, उसका इंस्टेंस नहीं बना रहे थे, न्यू नहीं कर रहे थे, ऐसे ही स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको उसकी इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माई मैथ डॉट, डायरेक्टली, कोई न्यू नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, डॉट ऐड, डायरेक्टली आप कह सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और इसका आउटपुट ले सकते हैं कॉन्स्ट एड रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे इसको फिर प्रिंट करा देते हैं ताकि देखें हम ये चल रहा है नहीं चल रहा, कंसोल डॉट लॉग एड रिजल्ट, और यहाँ पे ऐड रिजल्ट करके इसको चलाते हैं तो हमारे पास ऐड रिजल्ट आ गया 1 + 2 3। तो मैंने कोई इंस्टेंस नहीं बनाया, कोई न्यू नहीं करा, सीधा क्लास का नाम लिखा और डॉट स्टैटिक मेथड को एक्सेस करिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए स्टैटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आपको कोई ऐसे यूटिलिटी मेथड्स बनाने हैं जिसके अंदर डेटा का कुछ है नहीं, काम नहीं है, आप बस एक क्लास के अंदर मेथड लिखना चाहते हैं जो कि सिंपल मेथड है, आप उसको इनपुट देते हैं वो आपको आउटपुट देता है, जैसे ये मेथड है A + B, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप स्टैटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने देखा कि स्टैटिक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज़ें नज़र आई हमें। सबसे पहली चीज़, अगर कोई यूटिलिटी मेथड्स हैं, जैसे ऐड करने का मेथड है जिसमें प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेथड है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, क्लास डॉट उस मेथड का नाम लिखा तो कॉल हो गया। दूसरा हमने देखा जहाँ पे हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखनी हो जो सब इंस्टेंस के लिए सेम रहे, उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो कंसेप्ट आता है जहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत होता है स्टैटिक प्रॉपर्टीज का, वो है कैशिंग। अगर आपको कैश कोई चीज़ डेटाबेस से डेटा निकाला आपने और आप जानते हैं कि डेटा चेंज नहीं होता ज़्यादा, उसको आप स्टैटिक वेरिएबल में रख देते हैं ताकि सारे इंस्टेंस उसको शेयर करके रख सके, ठीक है, ताकि बार बार आप डेटाबेस पे ना जाए। तो ऐसी चीज़ों में आप स्टैटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं दोस्तों, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं वो स्टैटिक को पसंद नहीं करते, बिकॉज स्टैटिक की वजह से आपको इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है तो अब वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं रहेगी। वो तो ये होगा कि आप मेथड लिख रहे, जैसे मैंने ऐड का मेथड लिखा, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट में, तो मुझे एक्चुअल में क्लास की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही मैं फंक्शन बाहर लिख दूं बगैर क्लास के, तो वो हमारा फंक्शन हो गया जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल है। अगर मैं बगैर क्लास के एक प्रॉपर्टी बाहर लिख दूं, लेट काउंटर इक्वल टू 0 क्लास के बाहर रख दूं, तो भी वो वही काम करेगी, वो ग्लोबल बन जाएगी। तो ये जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पसंद करते हैं वो स्टैटिक को इसी वजह से पसंद नहीं करते, क्योंकि स्टैटिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को तोड़ देती है एक्चुअल में। और जैसे कि हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी हमने ली
और सारे इंस्टेंस उस पर काम कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा किसने चेंज कर दिया, तो आपको पता नहीं चलेगा ये वैल्यू चेंज कैसे हो गई। तो ऐसे केसेस में भी हमें दिक्कत आ सकती है अगर हम स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने स्टैटिक को कवर किया है। होप आपको क्लियर होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स आपके अभी साइड फील्ड में नहीं है उनको इनवाइट कीजिएगा, कहिएगा कि कि वो आ सकते हैं इस फील्ड में, बहुत जगह है, बहुत पैसा है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हैं। तो प्लीज़ इनवाइट कीजिएगा कि और लोग हमारी इस आईटी फील्ड में आए। थैंक यू वेरी मच।